हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब देखो, हमारा जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, इससे पहले हमने ना एक टॉपिक किया था टचस्टोन वाला। टचस्टोन वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों ही। और उसमें भी आपका जितना भी टॉपिक कवर हमने अभी तक किया है टचस्टोन तक, वो सारा क्वेश्चन में ही आएगा, उन्हीं दो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं साथ के साथ बताती हुई जाऊँगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें। अब देखो, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है, विल का मतलब होता है हमारा मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से, ठीक है। अब इसमें जो ड्यूरेशन होती है ना पार्टनरशिप की, वो हमने कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी ही नहीं होती, प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं की होती है। जो भी पार्टनर्स हैं वो नॉर्मली एक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आते हैं और जब उनका मन करता है, जब वो चाहते हैं सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर कि हम अब जो है इस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को या ये पार्टनरशिप जो है इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल इसको कहलाया जाएगा कि जब वो खुद से चाहेंगे ना पार्टनर्स जो हैं टर्मिनेट करना पार्टनरशिप को किसी भी समय पे, तो वो कर सकते हैं। दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप खोली गई है, यानी कि एक पर्टिकुलर काम के लिए खोली गई है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर वेंचर में कोई दो पर्सन थे जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया कि हम लोग ना बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किया कि बिल्डिंग बनानी है, तो अब दो पर्सन यहाँ पे जुड़ गए एक बिल्डिंग बनाने के लिए। जैसे ही वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब पार्टनरशिप जो है अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी, अपने आप ही जो है टर्मिनेट हो जाएगी। थर्ड है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप ले रखी है। अब इसमें एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ढंग से समझ में आएगा कि जैसे मान लो एक होटल फैसिलिटीज़ जो है, एक एग्जीबिशन लगने वाला है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आएंगे, तो होटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब क्या करा, दो होटल्स ने जो है एक साथ पार्टनरशिप कर ली कि हम लोग जो है होटल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे 2 महीने तक के लिए। अब जब 2 महीने बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें शेयर ले लेंगे। अब 2 महीने बाद वो पार्टनरशिप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही की गई थी। फिर नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप वो होती है जो कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप हो गई, जहाँ पे पार्टनरशिप जो है नॉर्मल इंडिया में प्रैक्टिस करती है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। लास्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स, वहाँ तक की ही उनकी लायबिलिटी होगी। जितनी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने की है उतनी ही लायबिलिटी उनकी होगी। तो ये जो पार्टनरशिप है इसके अंदर वही पर्सन्स आते हैं जो कि बिजनेस भी रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो पहली बात तो यहाँ पे वो पर्सन्स हैं इनटू बाय सच पर्सन्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रनिंग द बिजनेस। बिजनेस में रन नहीं करना चाहते हैं और ना ही कोई लायबिलिटी लेना चाहते हैं। अब उनको ये पता है कि हाँ, जहाँ तक मैंने इन्वेस्टमेंट की है उससे ज़्यादा की लायबिलिटी मैं पे नहीं करूँगा, तो वो वाले पर्सन्स यहाँ पर इसी पार्टनरशिप के अंदर एंटर होते हैं। बट ये जो पार्टनरशिप है ये ज़्यादातर प्रैक्टिस ही नहीं होती है इंडिया के अंदर। यहाँ पे इंडिया के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप चलती है जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके लिमिटेड पार्टनरशिप के। इन सच अ पार्टनरशिप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इस पार्टनरशिप के अंदर 2 पार्टनर्स होते हैं, एक तो जिनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती, और एंड दोज हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड, जहाँ पे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट जो है वो है कि यहाँ पे जो है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है। ये सब कुछ कराने के लिए उनको अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी मस्ट बी इन कैश एंड फुली पेड। जो भी इन्वेस्टमेंट पार्टनर कर रहा है वो कैश में ही होनी चाहिए, वो कोई भी चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, प्रॉपर एक कैश में होगी और साथ में फुली पेड होगी, कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा, कोई भी अरियर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक पार्टनर जो है अगर उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो वो कोई भी एक्शन से बाइंड आउट नहीं होगा। फर्म ने जो भी एक्शन लिए हैं उससे बाइंड आउट नहीं होगा, बिकॉज ही कैन नॉट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। वो एजेंट ऑफ द फर्म की तरह एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। वो सारे के सारा जो भी है
सारा जो बोझ है या सारा जो लॉसेस है वो नहीं बियर करेगा, वो उतने ही बियर करेगा। द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंड विद द डेथ, इंसॉल्वेंसी और लुनेसी ऑफ अ पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी का भी कोई केस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे करेक्टरिस्टिक में बताया हुआ है, अगर ऐसी कोई पार्टनरशिप है तो उसमें भी अगर कोई भी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंस हो जाता है कोई भी पार्टनर या लुनेसी हो जाता है, तो उस केस में भी जो है पार्टनरशिप बंद नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। अब देखो पार्टनरशिप जो है उसके साथ एक डिस्टिंग्विश बताया गया है को ओनरशिप का। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? पहला देखो कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो असेंशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो। बट यहाँ पे को ओनरशिप में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी ही नहीं होता। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कि इनका मेन जो प्रॉफिट होता है ना बिजनेस का, वो मेन जो मोटिव होता है, सॉरी, वो यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें और लॉफुल बिजनेस करें और बाद में उसको शेयर कर लें उस प्रॉफिट को। बट यहाँ पे इनका ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, बट यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी लोग जो है को ओनर्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अ पार्टनर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर जैसे मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, बी जो है ना वो ये कहता है कि मैं सी को पार्टनर बना के चला जाता हूँ। अगर ए की मंजूरी होगी कि हाँ सी को पार्टनर बना के तुम चले जाओ, तो वो पर्सन जो है अपना जो पार्टनरशिप का राइट है वो सी को सेल कर सकता है। बट अगर वो मना कर देता है तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यानी यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर अदर पार्टनर्स की जो है कंसेंट होगी तभी एक पार्टनर अपना बिजनेस को सेल कर सकता है या अपने जो राइट्स जो हैं उनको दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। को ओनरशिप में ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टनर अपने राइट को, अपने जो भी प्रॉपर्टी है या अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको दूसरे पर्सन्स को सेल कर सकता है बिना किसी कंसेंट के, को ओनर्स के। जो भी अदर को ओनर्स हैं उनकी कंसेंट, बिना कंसेंट के भी करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा म्यूचुअल लायबिलिटी। म्यूचुअल लायबिलिटी के अंदर क्या है कि हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग होगी, इज़ लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर, जैसे मान लो मैंने एक चीज़ बताई थी जब टच स्टोन कराए थे तब ये बताया था कि अगर ये होगा कि किसी भी एक पार्टनर ने कोई डिसीजन ले लिया तो यही माना जाता है कि वो सारे पार्टनर का डिसीजन है, तो हर एक पार्टनर लायबल होगा अदर पार्टनर्स के एक्शन के लिए भी। बट यहाँ पे को ओनर्स में ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी अदर को ओनर ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो जो दूसरा को ओनर है वो भी राजी था, उसकी भी मंजूरी थी, तो यहाँ पे ये वाली बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट है एजेंसी। पार्टनरशिप के अंदर अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। यहाँ पे पार्टनरशिप में एक पार्टनर जो है एजेंट होता है अदर पार्टनर का। अब एजेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अ को ओनर नीड नॉट नेसेसरी बी एन एजेंट ऑफ द अदर को ओनर्स। कोई भी एक को ओनर को नीड ही नहीं पड़ती कि वो किसी दूसरे का एजेंट हो, ठीक है, बट यहाँ पार्टनरशिप में ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लायबिलिटी का। लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की यहाँ पे लिमिटेड नहीं होती, जो कि मैंने बताया था कि लिमिटेड पार्टनरशिप वाली जो एक्ट है या जो लिमिटेड पार्टनरशिप वाला केस है वो इंडिया में नज़र ही नहीं आएगा। उस टाइप की पार्टनरशिप मिलेगी ही नहीं, बहुत लिमिटेड होती हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता को ओनरशिप में, क्योंकि वो सिर्फ गुड्स के लिए एक को ओनर्स हैं, ठीक है। कोई भी अगर उन्होंने गुड्स लिया है तो उसके लिए सिर्फ को ओनर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो डिवीज़न, कि यहाँ पे जो है शेयर जो होता है, प्रॉफिट जो होता है उसका शेयर किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी को पार्टनर जो है वो कैन डिमांड द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी टू गेट हिज शेयर। कोई एक को ओनर जो है वो डिमांड कर सकता है अपनी शेयर के लिए। जैसे मान लो कि एक ही ज़मीन है, वो 3 लोगों ने मिलकर खरीद ली, ठीक है, बाय कर ली। अब उसके बाद अगर किसी एक ने भी बोला कि हाँ हम लोग ऐसा करते हैं, ज़मीन सेल कर देते हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो ज़मीन जो है वो बिक जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे फिर बाद में उनका शेयर हो जाएगा। बट यहाँ पे जितनी बार भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप के अंदर तो वो सारा का सारा शेयर होगा पार्टनर्स के बीच में। अब एक बार बैक क्वेश्चंस में आ जाओ। जो एजेंसी वाला का मैं आपको बता रही थी उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी डिस्कस। अब ये वाला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो MDU 2016 में आ भी रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना क्या है वो भी ध्यान से सुनना। पहला तो आप ये बताओगे एजेंसी का मीनिंग, एजेंसी के रूल्स। देखो एजेंसी वाला जो है ना आपके पिछले जो
सिलेबस था उसके अंदर था चैप्टर, उसमें से बस आप थोड़ा सा मीनिंग देख लेना, छोटे मोटे रूल्स देख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दूँ, समझा दूँ, उसके ऊपर नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो मैं इसके ऊपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, समझा भी दूँगी। बाकी मैं ये बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। एजेंसी का मीनिंग, रूल लिखा, साथ में पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज टच स्टोन तो आपने लिखने ही लिखने हैं। इंपॉर्टेंट है टच स्टोन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, टच स्टोन का टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़ना, स्किप करना ही नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, एजेंसी का मीनिंग, उसका रूल हो गया, उसके बाद पार्टनरशिप का मीनिंग और टच स्टोन। अगर हाँ स्पेस है, आपको लगता है आपके पेजेस नहीं फिल हो रहे हैं, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल सकते हो, ठीक है। बाकी एक दो कैरेक्टरिस्टिक भी अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसको मैं एक बार अच्छे से डिस्कस करके आपको बता दूं, क्वेश्चन को नोट्स प्रोवाइड कर दूं, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब एक डिफरेंस है नेक्स्ट जो है वो है हमारा पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर। पार्टनरशिप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हुई है, जॉइंट हिंदू फैमिली जो है प्रोविजंस उसके लागू होते हैं हिंदू लॉ के, तो उसके अंदर ये कवर होती है। उसके बाद एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप जो है रिजल्ट है एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एक मेंबर जो है जैसे ही उसका जन्म होता है वैसे ही अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो मेंबर बन सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, ठीक है। मेल्स और फीमेल्स, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेल होते हैं। फीमेल भी जो है बहुत सारे कुछ केसेस हैं जहाँ पे फीमेल जो है मेंबर्स नहीं बन सकती जॉइंट हिंदू फैमिली की, बट ये जो होता है ना मेनली एक मेल डोमिनेटेड स्टेटस होता है इनका, तो यहाँ पे मेल्स ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप का एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं होता, अगर पार्टनर चाहे तो करा सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने कोई केस वेस कर दिया तो भी उनको कराना पड़ जाता है, बट यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली का भी जो है रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं होता। नेक्स्ट जो है यहाँ पे माइनर एज अ पार्टनर, माइनर जो है पार्टनर तो नहीं कहलाएगा, बट हाँ वो शेयर ले सकता है अपना प्रॉफिट में से। जॉइंट हिंदू फैमिली में एक मेल चाइल्ड जैसे ही उसका जन्म हुआ ना वो तब से ही पार्टनर कहलाना शुरू कर देगा, बट बाकी एक्वायर करने का बाद में उसका फैसला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है पार्टनर की वो लिमिटेड नहीं होती, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना उनको डेट पे करना पड़ेगा वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के डेट पे करेंगे। बट यहाँ पे देखो कर्ता जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का उसको छोड़कर बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता ही जो है वो सारे के सारे डेट पे करेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स में यहाँ पे मैक्सिमम जो होते हैं 50 होते हैं और मिनिमम आपको बताए थे 2 होते हैं, बट यहाँ पे ऐसे जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्लेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट जो है कोई भी पार्टनर क्लेम कर सकता है, यहाँ पे कोई भी पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ कर्ता ही देखेगा अकाउंट्स को। इफेक्ट ऑफ डेथ, डेथ के इफेक्ट से ये टर्मिनेट नहीं होती, बट हाँ यहाँ पर टर्मिनेट हो सकती है, क्योंकि अगर एक पार्टनर मर गया तो दूसरा जो पार्टनर है, 2 पार्टनर्स है तो दूसरा पार्टनर से फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, तो पार्टनरशिप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिजनेस के ऊपर। राइट टू टेक लोन, लोन ले सकते हैं पार्टनर, किसी भी पार्टनर के बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पर कोई भी पार्टनर लोन ले सकता है, मेनली यहाँ पे सिर्फ कर्ता ही लोन लेगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ ऑपरेशन, कोई भी एग्रीमेंट के अंदर कोई भी पार्टनर जो है फर्म के बिहाफ पर जा सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ कर्ता ही ऑपरेट करेगा बिजनेस को और सारे के सारे डिसीजंस भी वही लेगा। स्टेटस, यहाँ पे जो द एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ द फर्म आर कॉल्ड पार्टनर, जो भी मेंबर्स हैं उनको पार्टनर्स कहा जाता है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंसेस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, ये हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने छोड़ना नहीं है, मैं बताऊंगी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हुए जाएँ, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।